चलो भाई 32 देख लेते एक बार। अच्छा 32 हम देख लेंगे एक बार ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या क्या पढ़ा दिया याद करो। सबसे पहले तो मैंने इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या बताई थी। इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 implies fx1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2 देन f इज इंक्रीजिंग। अगर x1 लेस है x2 से और fx1 ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू fx2 के तो इसे बोलेंगे डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर इक्वल टू हटा दिया जाए fx से तो जाके वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएंगे। ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। फिर मैंने आपको बताया था मोनोटॉनिक फंक्शन। मोनोटॉनिक फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन दैट आर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बट नॉट बोथ, जो दोनों नहीं होते हैं पर दोनों में से कोई एक होता है। मोनोटॉनिक, मोनो यानी सिंगल, एक ही टोन होती है उसमें, या तो हमेशा इंक्रीज हो रहे होते हैं या हमेशा क्या होते हैं, डिक्रीज हो रहे होते हैं, उन्हें बोलते हैं मोनोटॉनिक। बात समझ आ गई। उसके बाद मैंने बताया था नेचर ऑफ एफ डैश एक्स। नेचर ऑफ एफ डैश एक्स का मतलब है कि एफ डैश एक्स का बिहेवियर कैसा रहता है जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो एफ डैश एक्स क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। समझ में आ गई बात। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग किसी फंक्शन में जिसमें दोनों नेचर है, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, उनके इंटरवल्स कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले बताया था, पहले क्या निकालोगे आप लोग, एफ डैश एक्स निकालोगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, फैक्टराइज करोगे एफ डैश एक्स को। ये इंपॉर्टेंट है, जिसे इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हो तुम लोग। ठीक है, फैक्टराइज करोगे एफ डैश एक्स को। उसके बाद क्या करोगे, इक्वल टू जीरो रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स जिसके बाद फंक्शन अपना नेचर चेंज कर लेता है, उन्हें बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। बात समझ आ गई। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट अगर तुम्हारे पास n क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए तो जो पूरा डोमेन है वो n+1 इंटरवल्स में टूट जाता है। समझ में आ गई बात। हर एक इंटरवल के लिए आप एफ डैश एक्स का साइन चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, जैसे पहला इंटरवल ले लिया, उसके बीच में कोई वैल्यू उठाओ, एफ डैश एक्स जो फैक्टराइज वाला है उसमें रख के देखो, चेक करो नेगेटिव साइन आ रहा है या पॉजिटिव साइन आ रहा है। और एक और मेथड होता है नंबर लाइन मेथड। ठीक है, जो मैं आपको प्रमोट नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग बोर्ड का एग्जाम दोगे तो उसमें हम लोग नहीं लगा सकते हैं। एक नंबर लाइन मेथड भी होता है जो मैंने आपको 11th में पढ़ा रखा है वैसे। ठीक है, दोबारा एक बार रिमाइंड भी करवा दूंगा। बात समझ आ गई। ठीक है, तो एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स के साइन से डिसाइड होगा कि हमारा जो इंटरवल है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर आपको सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है, तो जो नॉन इन्फिनिटी वाले क्रिटिकल पॉइंट्स है, इन्फिनिटी को छोड़ दो, उनके अलावा जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है सब जगह क्लोज इंटरवल लगाओगे अगर इंक्रीजिंग बोलते हैं या डिक्रीजिंग बोलते हैं। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली बोल देंगे तो सब जगह क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, एक आध क्वेश्चन शायद आपने ऐसे किए होंगे जिसमें ना क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट से पहले भी इंक्रीजिंग है, क्रिटिकल पॉइंट के बाद भी इंक्रीजिंग है। ऐसा कोई क्वेश्चन आया होगा? कोई आया है? नहीं आया? ठीक है, आया है? बताओ, तुम बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन करके देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 सबसे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 32 11G देख लो भाई। एफ एक्स इज इक्वल टू 3/10 x रेज टू द पावर 4 माइनस 4/5 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 36/5x और प्लस 11। हमें इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल सेपरेट करने हैं। ठीक है, तुम्हें सिर्फ 32 में दिक्कत आई, 28 कर लिया, क्या बात है। चलो यहां देखो, अपॉन वाले में क्या है, पहला स्टेप क्या होता है, एफ डैश एक्स निकालना है, पता है ना। एफ डैश एक्स निकालो कितना आएगा, 3/10, तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 4x क्यूब, हाँ है ना, माइनस 4/5, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5। सही है ना। मेरे ख्याल से सब में अपॉन 5 तो बन ही जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 जा 2 5 जा, सब में अपॉन 5 बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा। 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दो ताकि सबका एलसीएम सेम आ जाए। सबका एलसीएम क्या आ गया,
ठीक है 5 आ गया, 1/5 बाहर निकाल दिया मैंने एक तरह से, समझ में आ गई बात। तो यहां कितना बच गया 6x³ माइनस 12x² माइनस 30x और प्लस 36। अब सब में एक और चीज कॉमन आ रही है क्या 6, तो 6/5 बाहर आ गया, ये हो गया x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। समझ आ गई बात। अब ये पावर 3 वाले फैक्टराइजेशन आ गए, ठीक है। कभी कभी इनमें कॉमन निकाल के काम बन जाता है, पर इसमें नहीं बन रहा। तो मैंने क्यूबिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं इसके लिए वीडियो डाल रखी है, ठीक है, वो आप देख लेना। थोड़ा तो मैं अभी बता देता हूँ, पर उस वीडियो को भी देख सकते हो आप लोग। तो देखो भाई क्यूबिक को कैसे करते हैं फैक्टराइज, को मैं अलग से कर रहा हूँ, इसको मैं फिलहाल मान के चल रहा हूँ px। क्या मान लिया मैंने इसे, तो देयरफॉर हमारा जो पॉलिनॉमियल है px, ये हो गया x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। इसको हम फैक्टराइज करते हैं फैक्टर थ्योरम से, ठीक है। 9th में पढ़ी होगी आप लोगों ने फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, मैं क्या करूंगा, इधर x की जगह पे ऐसे नंबर रख के देखूंगा जिससे ये पूरा 0 बन जाए। समझ आ गई बात। जैसे मैंने 1 रख के देखा, मान लो एग्जाम्पल, अगर 1 पे 0 बन गया तो पहला फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1। रूल ये होता है अगर x इज इक्वल टू a पे बन गया 0 तो x माइनस a फैक्टर होगा। समझ आ गई बात। मतलब इसको हम लोग दूसरी तरफ ले जा लेते हैं, अगर x इज इक्वल टू माइनस a पे 0 बन गया तो x प्लस a फैक्टर हो जाएगा। ये होता है फैक्टर थ्योरम। बात समझ आ गई। अब हमें क्या पुट करना चाहिए यहां पूरे में, एक हिंट मिलती है मुझे इस नंबर से, इस नंबर के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है। इनमें से किसी एक में 0 मिलेगा, प्लस या माइनस चेक करेंगे हम लोग, या तो प्लस पुट करके देखेंगे या माइनस, दोनों पुट करके देखेंगे। जिस पे 0 बन रहा है बस सिर्फ वही कैलकुलेशन यहां शो करो, बाकी नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 पुट करता हूं, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, इधर आएगा -5, इधर आ गया 6। तो -5 और -2 -7 हो गया ये, और ये 6 + 1 कितना हो गया 7। तो 7 - 7 क्या हो गया 0 हो गया। जिस पे 0 बन रहा वो कैलकुलेशन दिखाओगे यहाँ पे। अगर मान लो 1 पे 0 नहीं बनता तो -1 पुट करके देखता। समझ आ गई बात। फिर अगर -1 पे भी नहीं बनता तो 2 पुट करता, 2 पे भी नहीं बनता तो -2, -2 पे भी नहीं बनता तो 3, 3 पे नहीं बनता तो -3, -3 पे भी नहीं बनता तो 6, 4 नहीं, ठीक है फैक्टर्स। बात समझ आ गई। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस ट्वाइस ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1 और प्लस 6 जो आ रहा है 0। देयरफॉर x माइनस 1 इज फर्स्ट फैक्टर ऑफ px। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है इसका एक फैक्टर तो हो गया x माइनस 1, ठीक है। सारे पॉलिनॉमियल अपने फैक्टर से डिवाइड तो होते ही है, पॉलिनॉमियल हो नंबर हो अपने फैक्टर से डिवाइड होंगे ही होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने फैक्टर से डिवाइड करेंगे। जैसे एक चीज समझो, अगर मैं कह दूं 8 का एक फैक्टर 2 है और दूसरा फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 8 को पहले फैक्टर से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 4, यहां 4 आ गया। बाकी फैक्टर्स निकालने के लिए या बाकी फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग जो हमारे पास एक फैक्टर आ चुका है उससे क्या करेंगे, इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे। बात समझ आ गई। x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे किससे, x माइनस 1 से। अच्छा एक चीज और है, क्या हम बचे हुए फैक्टर्स ऐसे ही नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, पर कभी कभी ढूंढना थोड़ा सा और मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए डिवाइड करके जल्दी हो जाएगा। तो ये जाएगा, डिवाइड करना आता है ना सबको, x को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि x³ आए, x² से, तो आ गया x³। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा फिर माइनस x², साइन चेंज करना जरूरी होता है हमेशा, तो माइनस प्लस ये कैंसल, ठीक है, माइनस करो, माइनस x² आ गया, माइनस 5x आ गया प्लस 6। x को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि माइनस x² आए, तो माइनस x से। समझ आ गई बात। तो जाएगा माइनस x², इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं क्या आएगा, प्लस x, साइन चेंज करना जरूरी है, प्लस माइनस, ये हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 6। अब किससे मल्टीप्लाई करूं x को, माइनस 6 से, माइनस 6, और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा, प्लस 6, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, कैंसल कैंसल, ये कितना आ गया। तो देयरफॉर जो पॉलिनॉमियल था px, पॉलिनॉमियल px ये रहा, यानी ये क्या था, डिविडेंड। डिविडेंड किसके इक्वल होता है,
डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो जीरो है, तो यानी पॉलिनोमियल हमारा ब्रेक हो गया, x माइनस वन, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, इसको कुछ नहीं करना, इसे कर लो फैक्टराइज। इसे फैक्टराइज करोगे तो आएगा x माइनस थ्री और x प्लस टू। बात समझ आ गई। अब हमारा पूरा फैक्टराइजेशन हो चुका है, देयरफॉर जो हमारा एफ डैश एक्स था, एफ डैश एक्स क्या था हमारे पास 6/5 और पी एक्स, तो 6/5 और पी एक्स ये पूरा हो गया, x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस टू। अब रखना है जीरो के इक्वल, पहले नहीं रखते कभी जीरो के इक्वल, पहले पूरी तरह फैक्टराइज कर लो फिर जीरो के इक्वल रखना। तो पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। किस लिए रख रहे जीरो के इक्वल, किस लिए रख रहे जीरो के इक्वल, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। एफ डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, बताया था। डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ एफ डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बात समझ आ गई। यहां पे हम इक्वल टू जीरो क्यों रखते हैं, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप जीरो कहां पे होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे केवल। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। हर स्टेप के मतलब है, ऐसे नहीं है कहीं भी कुछ भी रख दो। तो 6/5 एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट एक्स की एक वैल्यू आ गई 1, एक वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई -2। ठीक है, नंबर लाइन बना लो। हर पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, बिल्कुल सही। तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, -2, तो -2 आ गया, फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा। अब मैं आपको एक बार नंबर लाइन मेथड याद दिला रहा हूं जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा था। बाकी टेबल वाला मेथड तो समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। नंबर लाइन मेथड देख लो। पहली बात तो ना एफ डैश एक्स चेक कर लेना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ये एक्स के जितने भी एक्स है ना, सबका कोफिशिएंट ना पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल देखो हमें यही चेक कर लेना चाहिए था, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नहीं होता, मान लो नेगेटिव दिया होता, तो पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। इतना ही बात, ठीक है। बताओ, वैसे नंबर लाइन की तो जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन तब भी अच्छा, यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो इसको क्या लेना है, पॉजिटिव। ठीक है ना, डिपेंड करता है साइन पे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव ही बोलूंगा आपको। ठीक है, क्यों बोलूंगा पॉजिटिव, क्योंकि हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कई जगह पे क्या होता है, यहाँ नेगेटिव भी होता है ना, तो मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में काम करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये 3 किसके कारण आ रहा है, ये 3 आ किसके कारण रहा है, इस फैक्टर के कारण आ रहा है, हाँ है ना। इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है, ऑड है, इवन है, ऑड है। तो जब ऑड होता है तो ये अपना साइन चेंज करेगा, यानी पहले प्लस था फिर क्या हो जाएगा माइनस। अब ये 1 किसके कारण आ रहा है, 1 आ रहा है इसके कारण, इसकी पावर भी क्या है, ऑड। जब भी ऑड होगा साइन चेंज करना है, तो ये अपना साइन चेंज कर देगा फिर से, पहले नेगेटिव था फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब -2 किसके कारण आ रहा है, -2 आ रहा है इसके कारण, इसकी पावर भी क्या है, ऑड, ऑड है तो फिर से अपना साइन चेंज करेगा। बताओ बात समझ आ गई। अच्छा, इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है बताना जरा। इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन होती है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। सही बात है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। समझ आ गई बात। अच्छा, एक चीज और, डिपेंड करता है, मैंने यहाँ पे डार्क कर रखा ना, यहाँ पे एम्प्टी भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, इंक्रीजिंग बोला है, उस पर डिपेंड करेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। अब ऐसे कर लो, टेबल से कर लो, टेबल तो आपने कर ही रखा है ना, टेबल वाले से ही कर लो, इसको मैं बाद में डिटेल में बता दूंगा एक बार, ठीक है। टेबल वाले से ही कर लो फिलहाल। क्या क्या लिखते हो यहाँ पे सबसे पहले, इंटरवल। अरे इंटरवल तो मिटाई दिया मैंने, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है -2 1 3। ठीक है ना, यहाँ पे आएगा इंटरवल्स, माइनस इन्फिनिटी से -2। और भाई राइटिंग थोड़ी बड़ी लिख ले, कीड़े मकोड़े लिख रहा, तेरे को खुद समझ नहीं आएगी क्या लिख रहा है। -2 से लेके 1 तक, फिर क्या है बताओ, 1 से 3 तक, और 3 से इन्फिनिटी। यहां पे आएगा नेचर ऑफ एफ डैश एक्स। क्या करना होता है आप लोगों को,
आप लोगों को इसके बीच की कोई वैल्यू उठानी है। फॉर एग्जाम्पल -3 उठा लिया, -3 उठा के कहाँ रखना है, एफ डैश एक्स जो फैक्टराइज वाला है, यहाँ -3 रखो, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। इधर रखोगे नेगेटिव, इधर रखोगे, तीनों नेगेटिव है तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। अब -2 से 1 के बीच की वैल्यू बताओ कोई, 0, 0 यहां रखोगे क्या आएगा, नेगेटिव, यहां रखोगे, यहां रखोगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। 1 से 3 के बीच में, ठीक है, जैसे 2 रख दिया, चलो 2 रखोगे यहां क्या आएगा, यहां रखोगे नेगेटिव, यहां क्या आया, नेगेटिव आ गया। 3 से इन्फिनिटी के बीच में, यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, क्या आ गया, रिजल्ट क्या आया हमारा, ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और ये वाला लास्ट में कैसे लिखोगे रिजल्ट, इंक्रीजिंग। कहां कहां पे हो रहा है इंक्रीजिंग, -2 से लेके 1 तक, यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग कहां कहां पे हो रहा है, -इन्फिनिटी से -2, यूनियन 1 से 3, ये आ गया आंसर। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन में आपको, आपने शायद देखा हो, पहले नेगेटिव आया, दोबारा नेगेटिव आ गया, ऐसा भी होता है। किस क्वेश्चन में हुआ है ऐसा, किसी में हुआ है, 22 में हुआ है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं उस क्वेश्चन को, एक बार चेक करके बताओ किस में हुआ है। अच्छा, हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन है, 22 ही है, 22 है, अरे कौन सा है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या देगा, x⁴ माइनस x³/3। पहला स्टेप क्या होता है, एफ डैश एक्स क्या आएगा, 4x³ माइनस 3x² ये से कट जाएगा, कॉमन निकालो पहले x², बात समझ आ गई, क्या बचेगा 4x माइनस, हो गया फैक्टराइज, और नहीं हो सकता फैक्टराइज। इसके बाद क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, और ना थोड़ा आदत डाल लो फिलहाल लिखने के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी, दिमाग में छपा रहेगा कि ये हम करते क्यों हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए करते हैं। समझ आ गई बात, क्या आएगा बताओ, x² 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से x की एक वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू एक क्या आ गई, 1/4। समझ आ गई बात, यहां देख लो अब जरा, अब हमारे पास हर पॉलिनोमियल का जो डोमेन होता है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। इन दोनों में छोटा कौन सा है, 0, फिर कौन सा है 1/4। अब हम जरा टेबल बना लेते हैं, पहले क्या आएगा, इंटरवल्स, फिर क्या आएगा, नेचर ऑफ एफ डैश एक्स, और फिर आएगा रिजल्ट। -इन्फिनिटी से लेके 0 तक, 0 से लेके 1/4 तक, और 1/4 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। -इन्फिनिटी से 0 के बीच की कोई वैल्यू बताओ, -1, -1 को यहां पे रखना है, यहां पे -1 का स्क्वायर क्या हो गया, पॉजिटिव, मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, पॉजिटिव, यहां -1 रखेंगे तो ये भी आ गया नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, समझ में आ गई बात। 0 से 1/4 के बीच की वैल्यू बताओ, 1/8, 1/8 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, पॉजिटिव, 1/8 यहां रखो, नेगेटिव आएगा भाई, 4 इंटू 1/8 माइनस, सॉरी 1/2 आएगा, माइनस करेंगे नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, 2 नेगेटिव लगातार आ गए ना। अभी बताता हूं क्या होता है, 1/4 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू बताओ, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, कुछ भी रख लो, 5 रख लो, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये हो गया पॉजिटिव, क्या आ गया ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया डिक्रीजिंग, ये क्या हो गया डिक्रीजिंग, ये क्या हो गया इंक्रीजिंग। अब सुन लो, जब लगातार डिक्रीजिंग होते हैं या लगातार इंक्रीजिंग होते हैं तो आपने इंटरवल लेना है -इन्फिनिटी से लेके 1/4 तक, 0 नहीं आएगा,
अब आप बोलोगे जीरो क्रिटिकल पॉइंट तो है, एक्चुअली जीरो क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं है, जीरो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बताता हूं। पहले हम लोग लिख लेते हैं डिक्रीजिंग क्या हो गया, पहले ये बताओ। डिक्रीजिंग हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/4 तक, और इंक्रीजिंग हो गया 1/4 से लेके इन्फिनिटी तक। अब ना हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। मैं आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में कहानी बता रहा हूं कि क्या चीज होती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो यहां पे जो क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है वो जीरो है, क्या है, जीरो। माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक ये था नेगेटिव, यानी डिक्रीज हो रहा था। यानी एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ आ रहा था और जीरो पे ना क्रिटिकल पॉइंट की तरफ बिहेव करता, ठीक है। अब इसको यहां से अगर ये टर्न हो जाता ऊपर की तरफ, तब तो ये होता क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन टर्न नहीं हुआ, ये तो और नीचे जा रहा है 1/4 तक। 1/4 कहां होगा, पास ही होगा, यहां से हल्का सा नीचे गया, यहां तक कहीं गया, मतलब ये ना टर्न हो गया, इसने धोखा दे दिया, ऐसा मुड़ना चाहिए था, ये नीचे आ गया, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट था, मतलब ये समझ में आ गई बात। और फिर ये यहां तक डिक्रीजिंग रहा 1/4 तक, और फिर 1/4 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या हो गया, ये 1/4 से लेकर इन्फिनिटी तक फिर इंक्रीज हो गया। मतलब ये थोड़ा सा इसमें बस एक मोड़ आया था, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट होता है जिसके पहले जिसके बाद फंक्शन का नेचर चेंज नहीं होता, थोड़ी देर के लिए बस वो कांस्टेंट रहता है। उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाने की कोशिश करोगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, लेकिन टेंजेंट तो बनता ही नहीं है, इसमें लाइन बनेगी। देखो कैसे भाई, अगर आप यहां टेंजेंट बनाने का प्रयास करोगे तो इसे टेंजेंट थोड़ा ना बोल सकते हैं, टेंजेंट कर्व को कट थोड़ा करता है, टच करता है। अब इसने कट क्यों किया, क्योंकि ये मुड़ा नहीं, इसलिए जो बन सकता था टेंजेंट, वो टेंजेंट ही नहीं बन पाया। समझ में आ गई बात, ठीक है। मैंने आप क्वेश्चन, तुम लोग एनसीईआरटी लाए हो, एनसीईआरटी भी निकालो, कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, वो पहले करा देता हूं, फिर तुम लोग आरएस से भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना और एनसीईआरटी से भी कर लेना। जो रिपीट हो रहे हैं, जो एनसीईआरटी आरएस दोनों में है, उनमें से बस एक से करना है, ठीक है ना। लाओ जरा बुक लाओ, वाह। इसके बाद हमारा शुरू होगा मैक्सिमा, इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है, ठीक है ना। अच्छा सुनो एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये है एनसीईआरटी का, ठीक है ना। एक्सरसाइज 6.2 न्यू बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, हमें शो करना है y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, कॉमा x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा इंक्रीजिंग है, ये प्रूव करना है मुझे। इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन यही तो है, जो x की वैल्यू होती है वही तो डोमेन होता है, हाँ या ना, ठीक है। हमें बोला है x इज ग्रेटर देन -1 में ये हमेशा इंक्रीजिंग है, ये प्रूव करना है। समझ आई बात। अच्छा इससे पहले जो हमने इंटरवल सेपरेट करने वाले क्वेश्चन किए थे, वो हमें करना चाहिए उसी मेथड से, जो टेबल वाला मेथड मैंने आपको बताया था उससे करना चाहिए। बाकी सबके लिए हम लोग इस तरह कर सकते हैं, देखो कैसे। पहले तो dy/dx निकालो, डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, हाँ या ना। 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 ही आएगा। समझ में आ गई बात। हाँ कहां पे, अच्छा यहां पे x 2 प्लस एक्स है, ठीक है ठीक है। अच्छा बात समझ आ गई। लॉग का डिफरेंशिएट क्या हो गया, 1/1 प्लस एक्स हो गया, 1 प्लस एक्स का दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। इसमें 2 बाहर निकाल दो और यहां पे लगाओगे कौन सा रूल, क्वोशिएंट रूल। तो पहले क्या आएगा, x प्लस 2 सेकेंड फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ x क्या हो जाएगा 1 माइनस, फिर क्या आएगा x आएगा, और 2 प्लस एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 अपॉन, नीचे क्या आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह कर लेते हैं, 1/1 प्लस एक्स, बताओ जी इतनी बात समझ आ गई। माइनस ये 2 है, -2 हो जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया, तो 1/1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां पे एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा
1 प्लस एक्स, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, यहां पे भी आ जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, -4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -4 माइनस 4x, सही है। इसे भी खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x -4 -4x अपॉन, नीचे कभी नहीं खोलना होता वैसे, ठीक है, नीचे कभी एक्सपेंड मत करना, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा, क्वेश्चन में ना ये नहीं बोला हुआ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल सेपरेट करो, अगर ये नहीं बोला हुआ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल सेपरेट करो तो आप सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए, इन्होंने बोला सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए निकालो, तो आपको पता है इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 रखना है, क्या रखना है, अगर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन यूज करूंगा सीधा इंक्रीजिंग का इंटरवल मिलेगा, डिक्रीजिंग का मिलेगा ही नहीं, और वैसे भी डिक्रीजिंग के लिए बोला भी नहीं है इन्होंने, और दूसरी बात ये डिक्रीजिंग होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें बोला है अपने डोमेन पे ही हमेशा इंक्रीजिंग कर रहा, तो डोमेन पे यानी पूरे फंक्शन पे, समझ आ गई बात। एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब थोड़ा दिमाग लगा के यहां सुन लो और बता दो मुझे ये जरा, ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, ये पूरी वैल्यू क्या है, अब सुनो यहां क्लियरली, एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 होता ही है, एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 होता ही है, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, क्यों होता है भाई, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ही तो होता है, एंड एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 क्या, हाँ या ना, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, ओवरऑल का साइन ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा वो इस पर डिपेंड कर रहा, बस सही बोल रहा हूं। अगर ये पूरी वैल्यू नेगेटिव होती तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती, नेगेटिव, अगर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होती तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती, पॉजिटिव, क्योंकि ये तो बेचारे हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, तो यानी सब पूरी डिपेंडेंसी अब किसके ऊपर हो गई है, सिर्फ इसके ऊपर, समझ आई बात में क्या बोल रहा हूं। तो मैंने बता दिया ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अभी हमें आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसका मतलब इसको भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बताओ बात समझ आ गई, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन -1, यानी इंक्रीजिंग के लिए निकाला है मैंने, इंक्रीजिंग कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन क्या होगा, -1, और यही तो डोमेन है, समझ में आ गई बात। तो देयरफॉर y यानी फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन, थ्रू आउट इट्स डोमेन। बताओ जी, बात समझ आ गई, सबको बात समझ आ गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, फिर तुम लोगों को दूंगा मैं करने को, क्वेश्चन नंबर 9 पे एक, ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ठीक है, हमें ये शो करना है कि इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला हुआ, क्या बोला हुआ है, इंक्रीजिंग, तो हमें ये शो करना है ये इंक्रीज है, किस इंक्रीज हो रहा है किस पे, 0 to π/2, समझ आ गई बात, इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो देखो पहले क्या करेंगे, पहले तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dy बाय डी थीटा, 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 2 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज, हाँ है ना, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, फिर क्या आएगा बीच में माइनस, फिर क्या आएगा साइन थीटा इनटू, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 का हो जाएगा 0 और कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना, और होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। बताओ जी, बात समझ आ गई, हो जाएगा 4 कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन कितना आ गया बताओ, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, सही है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा,
ठीक है, तो यहां आ गया 4 ब्रैकेट में 2 cos थीटा प्लस 1 और होल अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1। एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ? 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, हाँ है ना? 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को खोल के, भाई ये इधर मल्टीप्लाई होगा ना, फिर माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा क्या आएगा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, पर बाहर माइनस है तो माइनस 4। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा, पर बाहर माइनस है तो माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर आएगा 2ab, तो 4 cos थीटा आएगा, पर बाहर माइनस है तो माइनस 4 cos थीटा। बताओ जी, बात समझ आ गई? ये सॉरी cos स्क्वायर थीटा, हाँ सही है। अच्छा, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, सही है। ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, सही बात है कि नहीं है? अपॉन 2 प्लस cos थीटा का थोड़ा कॉमन निकाल लेते हैं, cos थीटा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा बताओ? 4 माइनस अपॉन 2 प्लस cos थीटा का। अब ना एक बात सुनो, पहले 4 माइनस cos थीटा की बात करते हैं। मैं बोलूंगा cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बताना जरा? -1। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? ठीक है ना? अच्छा, लेकिन मुझे चाहिए 4 माइनस cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो पहले क्या करूंगा? इसके साथ जो माइनस है ना वो लेकर आऊंगा, तो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर देता है, पता है ना? यानी माइनस cos थीटा की भी मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। बात समझ आ गई? अब हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए ना, तो सब में 4 ऐड कर दूंगा। सब में 4 ऐड कर दूंगा, क्या आएगा? 5 और 4 माइनस cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? 3। यानी कि 4 माइनस cos थीटा की वैल्यू भी जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है। सही बात है? बताओ, सही बोल रहा हूं? 4 माइनस cos थीटा क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। क्यों आ गया ग्रेटर देन 0? क्योंकि 3 से 5 तक है, तो 3 से 5 तक है तो पॉजिटिव ही तो हुआ, हाँ या ना? अच्छा, ऑल्सो एक बात और, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन 0 है, होल स्क्वायर के कारण। समझ में आ गई बात? नाउ फॉर इंक्रीजिंग, हमें तो बस इंक्रीजिंग के लिए निकालना है। क्या करेंगे इंक्रीजिंग के लिए? dy बाई डी थीटा इज ग्रेटर देन क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहां कर रहा हूं, उसके बाद में थोड़ा सा यहां कर रहा हूं, ठीक है ना? ध्यान रखना, ठीक है? अब बताओ dy बाई डी थीटा हमने क्या निकाला था? ये है dy बाई डी थीटा, हाँ है ना? तो यानी cos थीटा ब्रैकेट में 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज दैट, मैंने ऑलरेडी बता दिया था ये ग्रेटर देन 0 है, ये भी बता दिया ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यानी इस पूरे का साइन अब सिर्फ इस पे निर्भर कर रहा है। समझ में आ गई बात? और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि dy बाई डी थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे। समझ में आ गई बात? cos थीटा पे। सबको बात समझ आ गई? इस पे क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज ग्रेटर देन क्या आ गया? 0। cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है cos थीटा पॉजिटिव है। cos थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में एंड फोर्थ में। फोर्थ के बारे में तो पूछा ही नहीं है इन्होंने, वरना हम फोर्थ भी लिखते हैं, लेकिन उन्होंने बस बोला है कि पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव कहां पे आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देयरफॉर थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1, है ना? और क्वाड्रेंट 1 का मतलब यही तो होता है कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके कहां तक होगी? π/2 तक। सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। अच्छा, आज का होमवर्क क्या है आप लोगों का? एक्सरसाइज 6.2 पूरा कंप्लीट करोगे एनसीईआरटी से, ठीक है ना? 6.2 एक्सरसाइज 6.2 इससे भी कर सकते हो, आरएस से कर लेना। अगर आरएस से करना चाहते हो तो एक्सरसाइज 11G कर लो, दोनों में से कोई एक कर लो। एमएल अग्रवाल तो रहने दो, हाँ मुझे पता है एमएल अग्रवाल कहाँ की है, तेरी ओपी है, ओपी से कर लो। हाँ ओपी से कर लो। इंक्रीजिंग, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर बताओ।